इस उपन्यास का अगला अध्याय है बादल तो हैं दक्षिण के वेतन भोगी सेवक। दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों के रास्ते वे 80 घाट की ओर बढ़े। मौन को पहले राजकुमारी ने तोड़ा। मुस्कुराते हुए प्रश्न किया, आप तो बिल्कुल बुद्ध की तरह लग रहे हैं, एकदम गंभीर, चिंतनशील। और ये केवल मैं नहीं कह रही, मेरी माताजी ने भी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा। धीरे से वे मेरे कानों की ओर बढ़ी और मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, उन्हें तो अपना ये बुद्ध रूपी संभावित जमाता बहुत पसंद आ रहा है। पहली बार किसी लड़की ने राजकुमार के साथ इतनी शरारत से बात की थी। राजकुमार के गंभीर स्वभाव की वजह से कोई उनसे बात नहीं करता था। ये संवाद राजकुमार के लिए बहुत सुखद संयोग था। राजकुमार ने भी उतनी शरारत से कहा, बुद्ध के खतरे भी बहुत हैं, गृहस्थ जीवन के लिए भरोसा नहीं कर सकते बुद्ध में। राजकुमारी ने आत्मगौरव से कहा, मैं यशोधरा नहीं हूं, बांध कर रखूंगी अपने बुद्ध को। फिर बुद्ध को क्या चाहिए? अच्छी अच्छी बातें ना, ज्ञान विज्ञान की बातें। मुझे बहुत रुचि है अध्यात्म में। मेरी शरारतों पर मत जाइए, मैंने वेद और वेदांत पढ़े हैं, तीनों पिटक पढ़े हैं। मेरे शिक्षक नालंदा और तक्षशिला से दीक्षित रहे हैं। राजकुमार ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ, पर देवी मैं सावधान करता हूं तुम्हें। मैं अस्थिर प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, बंधन में बंधने में विश्वास नहीं मुझे, और सांसारिकता अच्छी नहीं लगती। राजकुमारी ने कहा, जितना आप ये बोल रहे हैं, आपको अपनाने का शुभ संकल्प मेरे भीतर बढ़ता जा रहा है। मुझे कभी ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो दुनिया के लिए अतृप्त से भरा हो। मुझे तो ऐसा जीवन साथी चाहिए जो पूरी दुनिया को किसी भी समय छोड़ सकने का सामर्थ्य रखता हो सकता है कि किसी क्षण आप में ऐसा वैराग्य पैदा हो जाए और मुझे भी आप उसी तरह छोड़ दें जैसे यशोधरा को छोड़ सिद्धार्थ चले गए थे। फिर भी बिना किसी शुभ कारण से, केवल साम्राज्य विस्तार की इच्छा से कार्य करने वाले रक्त पिपासु राजाओं की तुलना में मैं बुद्ध जैसे किसी सन्यासी स्वभाव के व्यक्ति को ही पसंद करूंगी। राजकुमार ने कहा, सच कहूं तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि कभी सन्यास का निर्णय लिया तो तुम्हारी अनुमति के बगैर ऐसा नहीं करूंगा, और ऐसा करेंगे तो हम दोनों भी ऐसा कर सकते हैं। राजकुमारी बोली, बिल्कुल, तुम योगी और मैं योगिनी। राजकुमार बोले, अच्छा ये बताओ, अभी तो तुम लौट जाओगी ना? राजकुमारी ने कहा, कैसे योगी हो? अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सांसारिकता अच्छी नहीं लगती, और इतनी छोटी सी मुलाकात में इतना मोह हो गया आपको? राजकुमार ने कहा, कभी कभी कोई मोहनी योगिनी का रूप ले आती है तो ऐसा ही होता है। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, अभी तो लौट जाऊंगी। जब आषाढ़ के बादल आएंगे ना, तो आपकी मोहिनी को संदेश भेज देना। राजकुमार ने कहा, नहीं, बादल तो दक्षिण के वेतन भोगी सेवक होते हैं, वहीं से आते हैं। आषाढ़ के पहले बादल तो तुम्हारे पास आएंगे, तब इनके हाथों से एक सुंदर सा संदेश भेज देना। राजकुमारी ने कहा, अवश्य, वीरा से भरे हुए मेरे यक्ष के लिए ये संदेश निश्चय ही भेजूंगी। दशाश्वमेध से 80 और वापस पुनः दशाश्वमेध घाट का सफर पलक झपकते ही बीत गया। वापस लौटने पर माता पिता ने सबके सामने इच्छा जाननी चाहिए, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। राजकुमारी की चंचल हिरणों सी आंखें काफी कुछ कह रही थी, जिसे उनके पिता ने ही नहीं अपितु उपस्थित सभी लोगों ने ताड़ लिया था। स्वयंवर की तलाश ब्रह्मगुप्त पर समाप्त हो रही थी। पिता ने मजाक में कहा, यदि कोई कुछ भी नहीं कह रहा हो तो सभा ये समझे कि युवक युवती ने एक दूसरे पर अविश्वास व्यक्त किया है, और इस अविश्वास को सर्वसम्मति से मान लिया जाए। मजाक को आगे बढ़ाते हुए सम्राट बुद्धगुप्त ने कहा, नहीं, इसमें तो गुप्त मतदान होना चाहिए। हमने भी तो इनके रिश्ते के लिए बहुत सी मेहनत की है। नालंदा महाविहार में दीक्षांत समारोह के मौके पर सम्राट हरिसेन नालंदा महाविहार पहुंचे। महाविहार के प्रमुख दीपांकर ने उन्हें परिसर का भ्रमण कराया। अंत में वे एक विशाल सभागार में पहुंचे। अपनी शिक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र सम्राट हरिसेन ने सौंपे। सभागार में आचार्य दीपांकर ने कहा, आज हमारे बीच वाकाटक नरेश हरिसेन उपस्थित हैं। हमें खुशी है कि संक्षिप्त समय में ही उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया। मैं उनसे आग्रह करता हूं
कि अपने वक्तव्य के माध्यम से हमें अपने अनुभवों का लाभ दें। उनके उद्बोधन के पश्चात आप उनसे प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। सम्राट हरिसेन ने अपना संबोधन आरंभ किया। आदरणीय आचार्य श्री दीपांकर, वरिष्ठ गुरुजनों एवं प्रिय विद्यार्थीगण, मैं एक मायने में भाग्यशाली हूं कि सार्वजनिक जीवन में होने की वजह से अनेक लोगों के संपर्क में आता हूं। इनमें से आप जैसे विद्वान लोग भी होते हैं, राजपुरुष भी होते हैं, आम जनता भी होती है। मुझे चर्चा में सबसे ज्यादा खुशी आप लोगों से बात करके होती है और सबसे नीरस राजपुरुषों से होने वाली चर्चा होती है। जब मैं राजपुरुषों से चर्चा करता हूं तो अक्सर चर्चा हमारी महत्वाकांक्षाओं पर होती है। जैसे यदि मैं सम्राट बुद्धगुप्त से चर्चा करूं तो हमारी बातें कैसे होंगी। हम बात करेंगे कि अपने जीवन काल में हमने कितने राजाओं का पद दलित किया है, कितने अश्वमेध यज्ञ किए और किस प्रकार अपने सामंतों का दमन किया। लेकिन जब मैं आपसे बात करूंगा तो ये बातें किस तरह की होंगी। मैं अपने होने की बुनियादी प्रश्नों के बारे में आपसे विचार करूंगा। मैं इस धरती पर क्यों आया हूं और इस धरती पर किस तरीके से अपना रचनात्मक योगदान दे सकता हूं। इन प्रश्नों का कुहासा आप जैसे लोगों से मिलकर छटता है। सचमुच राजा होना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है विद्वान होना। जब आप विद्वान होते हैं तो जिंदगी को देखने की दृष्टि अधिक स्पष्ट हो जाती है। एक स्पष्ट दृष्टि से आप अपने लिए बेहतर जीवन रच सकते हैं और दूसरों के लिए भी। आप अपना संसार और निखार सकते हैं और दूसरों का संसार भी आपकी वजह से उजला होता है। एक राजा अपने लिए संसार की समृद्धि जुटा सकता है, लेकिन उसके उपभोग के लिए आवश्यक इंद्रियां भी उसके भीतर होनी चाहिए। मसलन कविता को ही समझ लीजिए। मुझे गाथा सप्तशती के रचयिता हाल की कविताएं कम समझ आती हैं। विदूषक विरोचन को इसकी समझ मुझसे ज्यादा है। मैं अपने मनोरंजन के लिए अपनी समृद्धि से कवि जुटा सकता हूं, लेकिन कविता की समझ को पैदा नहीं कर सकता। किसी आचार्य से समझ भी लूं तो भावनात्मक स्तर पर इसे ग्रहण करना मेरे लिए कठिन होगा। एक राजपुत्र तो अपनी परिस्थितियों का दास होता है। मतलब उसके पिता अगर राजा हैं तो वो भी राजा होगा। उसकी राजनीति में रुचि हो या ना हो, यदि रुचि ना हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर अपने पद को ढोता ही रहता है। राजनीतिक चर्चाओं में मैंने कई ऐसे राजपुरुष देखे जो बातचीत में अपनी ऊब को छिपा नहीं पाते। मेरे लिए उनके साथ समय गुजार पाना बहुत कठिन होता है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप भाग्यशाली हैं। आप यहां दुर्घटना से नहीं हैं। किसी भी जगह दुर्घटना से नहीं पहुंचेंगे, अपनी प्रतिभा से पहुंचेंगे। किसी दुर्घटना की वजह से किसी उच्च पद पर पहुंचने वाले व्यक्ति से बेहतर स्थिति मैं उस व्यक्ति की मानता हूं जिसे जीवन से ज्यादा मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, और वो असंतोष का शिकार है। लेकिन उसका असंतोष कितना सच्चा है, जिसकी ताप उसकी आत्मा को हमेशा पोषित करती रहती है। सबसे जरूरी बात जो मैं आज आपको कहने वाला हूं वो ये कि अपने सौभाग्य को जाने कि आपको ईश्वर ने गहरी उत्सुकता दी है। धर्मग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि अनेक जन्मों के शुभ कर्मों के बाद हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है और इसका बेहतर उपयोग हमें करना चाहिए। लेकिन मुझे ये कहीं भी लिखा नहीं मिला कि ईश्वर ने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है या मेरे जैसे लाखों लोगों को इस धरती पर क्यों भेजा है। इन प्रश्नों के उत्तर को जानने की गहरी उत्सुकता मुझे हमेशा जीवन के प्रति उत्साह से भरती है। जीवन मुझे चमत्कार की तरह लगता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन चुनिंदा राजाओं में हूं जिनमें यह उत्सुकता जगी हुई है और जीवन भर प्रकाश स्तंभ की तरह मेरे जीवन को प्रेरित करेगी। आप सभी सौभाग्यशाली हैं
कि उत्सुकता की ये चेतना आप में कहीं गहरे स्तर पर है। आप स्वयं जागृत हैं और दूसरों को भी जागृत करेंगे। मेरे वंश के संस्थापक और पितृपुरुष विंध्य शक्ति ने सनातन धर्म के अनुसार हमारे परिवार को निरंतर अध्ययन करने के संस्कार दिए। मुझ में अध्ययन का जो गुण आया और गुणी जनों के साथ रहने का जो स्वभाव मेरे भीतर विकसित हुआ है, उसके पीछे मेरे पिता देवसेन की गहरी प्रेरणा रही है। आप सबके बीच मुझे ये घोषणा करने में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पिता की स्मृति में यहाँ देवसेन शोधपीठ बनाने का निर्णय लेता हूँ। इसका पूरा व्ययभार वाकाटक राजवंश द्वारा उठाया जाएगा। शुभम भवतु। व्याख्यान समाप्त होने के पश्चात आचार्य दीपांकर ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आपका सुंदर संभाषण सुना। मुझे लग रहा था कि देश ने एक अच्छे राजा की वजह से एक अच्छे आचार्य को खो दिया। जब कभी आप तीर्थ यात्रा के लिए काशी, प्रयाग अथवा गया आए तो नालंदा अवश्य आए। आपके अतिथि व्याख्यान सुनकर हम अधिक समृद्ध होंगे। मुझे वो सुभाषित श्लोक याद आ रहा है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सोचिए, एक राजा अगर विद्वान भी हो तो उसका मान कितना गुना बढ़ जाएगा। आचार्य दीपांकर ने आगे कहा, विद्यार्थी चाहें तो महाराज के समक्ष अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछने आरंभ किए। मेरा नाम दंतिवर्मन है, मैं कांची नगर से हूं। राजा इतने सारे विवाह कैसे कर लेते हैं? मैं तो एक भी विवाह की हिम्मत नहीं जुटा पाता। राजा ने उत्तर दिया, ये मेरे लिए अप्रत्याशित प्रश्न था। अच्छा हुआ कि मैंने इतने भयंकर प्रश्नों की कल्पना नहीं की थी, अन्यथा आप तक आ पाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। मजाक में कहूं तो इसलिए कि वो इनका खर्च उठा पाते हैं। उनके श्रृंगार पटार में इन्हें व्यय की चिंता नहीं करनी पड़ती। छोटी छोटी सी वस्तुएं जो स्त्रियों को प्रिय होती हैं, वे उन्हें आसानी से उपलब्ध करा पाते हैं। आम आदमी के पास ऐसा विकल्प कहां है। दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है कि एक संपूर्ण स्त्री की चाह उन्हें अलग अलग स्त्रियों में मिल पाती है। उदाहरण के लिए, कोई स्त्री सुंदर है लेकिन विदुषी नहीं। इसके विपरीत, एक स्त्री विदुषी है तो सुंदर नहीं। राजा के पास विकल्प हैं कि वो दोनों से विवाह कर ले। तीसरी बात कहूं तो ऐसा है कि कोई उद्यान है, यदि उसमें केवल गेंदे के फूल लगा दिए जाएं तो आनंद नहीं आएगा। उस उद्यान की विविधता उसके फूलों में है। आखिरी बात यह कि जिसके पास सब कुछ होता है वो बहुत डरा हुआ इंसान होता है। बहुत सी शादी कर राजा अपने को सुरक्षित करता है। वैवाहिक गठबंधनों से उसे सुरक्षा मिलती है। रक्त संबंध राज्य को स्थायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरा नाम सुकीर्ति है, मैं काशी जनपद से हूं। आप अजंता की गुफाओं में चित्र बनवा रहे हैं, इससे क्या होगा? राजा ने उत्तर दिया, मेरी मां कोंकण प्रदेश से हैं। मेरे नाना जी का महल समुद्र से लगा हुआ था। बचपन में मेरा प्रिय कार्य था रेत के बड़े टीले खड़े करना, उनमें गुफाएं बनाना और उन्हें सजाना। मैं इन्हें छोटी छोटी सीपियों से सजाता था। जब बड़ी लहरें आती थी तो ये गुफाएं नष्ट हो जाती थीं। ऐसा ही जीवन के साथ भी है। सुंदर समय नष्ट होता रहता है और उसका स्थान लेने दूसरा समय जीवन में आ जाता है। हम इन्हें केवल स्मृतियों में ही रख सकते हैं, लेकिन हमारे जाने के साथ अथवा वयोवृद्ध होने पर उनका भी लोप होना आरंभ हो जाता है। हां, कोई कलाकार उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकता है। जैसे कालिदास ने हमेशा के लिए शकुंतला की सुंदर कहानियों का दृश्य हमारी आंखों के सामने रच दिया। वन प्रदेश में शकुंतला के दुष्यंत से मिलने के दृश्य को आप महसूस कर सकते हैं। कालिदास ने अपनी भाषा से ही ऐसा सुंदर शब्द चित्र खींचा है। अजंता की दीवारों पर जब मैंने देखा, सैकड़ों वर्ष पुराने चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों के माध्यम से कलाकारों ने अपने समय को हमेशा के लिए सजीव कर दिया है। अवगुंठन तथा सुंदर केश सज्जा के साथ स्त्रियां, इन्हें देखकर ऐसा लगता है
कि सैकड़ों वर्ष कभी बीते ही नहीं, वे इस तस्वीर में स्थिर हो गई हैं। अजंता का एक चित्र श्याम जातक की कथा का है। इसमें वर्णन है कि वाराणसी के राजा किस तरह अपने तीर से शिकार कर रहे हैं। उससे भी बहुत पहले लोग कैसे दिखते होंगे, उनकी कलात्मक अभिरुचि किस तरह की होगी, उनका सुखद संसार कितना सुंदर होगा, इनको मैंने अजंता के चित्रों में देखा। अब चाहता हूं कि मेरा समय भी हमेशा के लिए इस पर दर्ज हो जाए, इसलिए इसे बनाने का निश्चय किया है। मेरा नाम चित्रदुर्ग है, मैं पाटलिपुत्र से हूं। कौशाम्बी में हुआ आपका व्याख्यान अभी सुर्खियों में है। मेरे एक गुरु भाई जो आज ही कौशाम्बी प्रवास से लौटे हैं, उन्होंने बताया कि आपने वहां स्वयं पर पड़े सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त के प्रभाव के बारे में बताया। दोनों में से किसी एक राह पर चलने का चुनाव करना पड़े तो आप किसकी राह का वर्ण करेंगे? राजा ने उत्तर दिया, मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर देना आसान है। मैं सम्राट समुद्रगुप्त की राह का वर्ण करूंगा। मुझे लगता है कि वे मेरे आदर्श हैं। उनके बहुत से गुण मेरे भीतर भी बहुत ही लघु रूप में मौजूद हैं। यद्यपि अपने अवगुणों के संबंध में मैं सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करता। इसके बाद हरिसेन मुस्कुरा दिए। सम्राट समुद्रगुप्त ने राजा के मूल कर्तव्यों की अवहेलना नहीं की, जबकि सम्राट अशोक ने नीतिगत रूप से यह घोषणा कर दी कि वे अब युद्ध नहीं करेंगे और अहिंसा की राह पर चलेंगे। ऐसा कोई निर्णय किसी बड़े साम्राज्य अथवा देश को अक्षुण्ण बनाए रखने की बुनियादी सिद्धांत के विपरीत जाता है। इसके विपरीत सम्राट समुद्रगुप्त ने पूरे जम्बूद्वीप को एक किया। देखिए, केंद्रीय शक्ति जब छोटी छोटी शक्तियों में बिखर जाती है तो देश के लिए ये आर्थिक और सांस्कृतिक अवसान का समय होता है। सम्राट समुद्रगुप्त के साम्राज्य में अनेक सांस्कृतिक जातियां रहीं, भाषा भाषी रहे, व्यापार के लिए अच्छा वातावरण रहा। राजा को हमेशा दयालु रहना चाहिए, लेकिन जब बात साम्राज्य को एकाकृत करने के लिए हो और इसके लिए युद्ध जरूरी हो जाए तो उसे कठोर भी होना चाहिए। सिंह का मूल धर्म है गर्जना करना। वह सुरीला गीत गा ले तो ये उसकी अतिरिक्त विशेषता हो सकती है, मूल चरित्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। मेरा नाम महिपाल है। मैं महिष्मती जनपद से हूं। जैसा कि आपने अपने संभाषण में कहा कि राजा दुर्घटना या सौभाग्य की वजह से होता है, आप भी दुर्घटना या सौभाग्य चाहे जो भी माने, राजा हैं। आप अपने को किस श्रेणी में रखना चाहेंगे, दुर्घटना वाले या सौभाग्य वाले? राजा ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि इस उत्तर को मुझे अनुपात में देना चाहिए। 90% मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और 10% अभागा। सौभाग्य का कारण आप सब जानते ही हैं। अभागा इसलिए कि मैं आप लोगों की तरह सामान्य जीवन नहीं जी सकता। हमेशा मुझे शोर में रहना पड़ता है। अपने बारे में मैं काफी कम जानता हूं, क्योंकि मुझे जो भी जानकारी मिलती है प्रशंसा के रूप में मिलती है। कोई भी राजा की आलोचना नहीं करता। कभी विरले ही होता है कि आचार्य दीपांकर जैसे खरे खरे लोग प्रशंसा करें, तब उनकी बात सच प्रतीत होती है। लेकिन अक्सर मुझे झूठी प्रशंसा मिलती है। मुझे लगता है कि मैं इसके लायक नहीं। ये मेरे लिए ही नहीं, सभी राजपुरुषों के लिए सच है जो अपने को जानना चाहते हैं और जो स्वयं की व्यक्तित्व को दूसरों के दर्पण में देखना चाहते हैं। उन राजपुरुषों को अपनी सच्चाई कभी ऐसे दर्पणों से नहीं मिलती। फिर विशिष्ट होने का झूठा दर्प उनमें भरने लगता है। फिर इसका क्या उपाय है कि राजा झूठी धारणाओं से मुक्त हो? एक निर्भीक समाज में ही राजा इन झूठी धारणाओं से मुक्त हो सकता है, जैसा कि सम्राट अशोक ने बनाया। मैंने उनके अभिलेख पढ़े। उन्होंने अपने प्रतिवेदकों को संदेश दिया है कि मेरे प्रतिवेदक निसंकोच सारी जानकारी बिना भय के मुझे प्रदान करें। मैं हर समय उन्हें सुनने को प्रस्तुत रहूंगा। ध्यान रहे, उन्होंने कहा निसंकोच बताएं। वे जानते थे कि सत्य सुनना राजाओं के लिए हमेशा कड़वा होता है। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राजा को इससे परिचित कराया है। जब प्रजा देहरी में खड़ी हो
और राजा को इसके लिए समय ना हो, तो ऐसे राज्य का पतन होगा। जो राजा अपने खोल से बाहर आकर अपने समय के सत्य से परिचित होते हैं, उनका साम्राज्य भी स्थिर होता है। जो इन मूल तथ्यों की अवहेलना करते हैं, उनके राज्य का पतन होता है। सम्राट उस दिन नालंदा महाविहार में ही रुके। महाविहार की 7वीं मंजिल पर विशेष अतिथि कक्ष में उन्हें ठहराया गया। वहां से चांदनी में धुले उजले आकाश को देखते हुए उन्होंने सुबह हुए संवाद को सोचा। इन विद्यार्थियों में वो सामर्थ्य है जो इन्हें एक दिन सितारों तक पहुंचाएगी।